आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम बात फूलों की। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम बात फूलों की। जबरदस्त पाला पड़ रहा है, ठंड है और मन कर रहा है कि रजाई में से हाथ भी ना निकाला जाए, और सबका यही हाल है। आपकी, हमारी तो छोड़िए, जो आज हाल है कि सूरज भी चमकने से डर रहा है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे में मगर अगर आप गमलों में देखें, क्यारियों में देखें, या फिर चौराहों पे देखें, या फिर खेतों में खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल उजाला बिखेर रहे हैं और क्या दिलासा देते हैं कि हाँ, ये जीवन खूबसूरत है। हर क्षण, हर पल, जैसा भी मौसम आए, मगर जीवन की खूबसूरती, उम्मीद, विश्वास हमेशा कायम रहना चाहिए। कहते हैं ना कि जब धरती पर खिले होंगे पहले पहल फूल, तितलियों ने सतरंगी दुकूल बिछाए होंगे, भंवरों ने गाए होंगे मंगल गान, भंवरों ने गाए होंगे मंगल गान, और ना जाने कितने सपने मुस्कुराए होंगे जब खिले होंगे धरती पर पहले पहल फूल। और ये फूल हमेशा खिलते रहें सबकी जिंदगी में, यही हमारी कामना है और यही कोशिश है कि फूलों की राह पर चलकर आप समृद्धि की मंजिल को पाएं। यही हमारी कोशिश है इस कार्यक्रम के माध्यम से, बात फूलों की। और आज के इस फोन इन कार्यक्रम का विषय है कि हम फूल वाले पौधों की पाले से कैसे बचाव करें, क्या सावधानियां बरतें कि ये जो हमारे फूल वाले पौधे हैं हमेशा स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें। और यदि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। स्वागत है आपका, क्योंकि आपकी भागीदारी से ही ये कार्यक्रम सफल होता है। हमारा फोन नंबर है 23421082 और दूसरा फोन नंबर है 23421083। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारे कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर किशन स्वरूप। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, पुष्प उद्यान प्रभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर MC सिंह। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, संरक्षित खेती प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जरूर हमारे भागीदार बने, जुड़े हमसे। एक बार मैं आपको फिर से अपने फोन नंबर बताती हूँ, 23421082, 23421083। ये दो फोन नंबर आप किसी पे भी मिला सकते हैं और सीधे हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हैं। तो शुरू करते हैं फोन इन कार्यक्रम बात फूलों की, और विषय है फूल वाले पौधों को पाले से कैसे बचाया जाए। डॉक्टर MC सिंह, आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप आए हैं यहाँ स्टूडियो में तो आपने देखा होगा कितना पाला है आजकल, और ये आज की बात नहीं है, कई दिनों से ऐसा ही चल रहा है। जी, आपने ठीक कहा कि देखिए, आज तो पाले की संभावना है और कोहरा भी है। जी जी। और कोहरा तो सुबह से है जी, लेकिन पाला शायद रात को पड़ेगा, जब तापमान बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो हवा में मॉइस्चर है वो फ्रॉस्टिंग के रूप में, पाले के रूप में पौधों पर जरूर गिरेगी। तो किसानों को ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे अपनी फसलों को पाले से बचाएं। कुछ फसलें या पौधे तो अभी जमकर ही तैयार हुए होंगे, और कुछ मेरा ख्याल है थोड़ी बड़ी अवस्था में होंगे जब पत्तियां आने लगती हैं। तो खासकर जो पौधे हैं अपनी पत्तियों के माध्यम से, अपने बढ़वार के माध्यम से तापमान को थोड़ा सहन करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन सभी पौधों को ठंड नहीं पसंद है। आप देखिए जी, ये आपने एक सस्पेंस दिया है हमें, और हम इस पे जरूर चर्चा करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली से। जी गुरविंदर जी, पूछिएगा। सबसे पहले तो आपको नमस्कार हो गया, हमारे जो गेस्ट आए हैं उनको नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार, धन्यवाद। और ये नव वर्ष का पहला प्रोग्राम है, तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी। गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया आपका। जी,
मैडम मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सर ने बता दिया पौधों के बारे में थोड़ा सा, क्या इस मौसम में कोई ऐसे पौधे हैं जिसमें फूल लगे लेकिन खुशबू बहुत बढ़िया हो, और दूसरा जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको खाद और पानी कितना देना है? जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जो गुलाब है, गुलाब में कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान। हाँ जी। तो जो फूल बहुत सुंदर दिखेगा आपको, शायद उसमें खुशबू नहीं होगी। हाइब्रिड किस्म का गुलाब होगा, उसमें खुशबू नहीं होगी। लेकिन फूलों में ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनमें गुलाब एक मुख्य फूल है, जिसमें जो देसी की तरफ हम गुलाब में जाते हैं तो उसमें खुशबू होती है। और यकीनन जो सफेद कलर का या सफेद कलर से मिलता जुलता गुलाब होता है, डॉक्टर विष्णु स्वरूप यहाँ, किशन स्वरूप यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं कि देखिए जो सफेद फूल होते हैं वो प्राय थोड़ा अंधेरे में और रात में खिलते हैं, तो उनमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। और दिन में भी खिलते हैं लेकिन उनमें खुशबू का कंटेंट ज्यादा रहता है। जैसे लाल एक घेरे की पंखुड़ी का गुलाब होता है, उसमें खुशबू होती है। जैस्मीन है, जैस्मीन में खुशबू होती है। रजनीगंधा है, रजनीगंधा में खुशबू होती है। तो इस तरह के जो फूल हैं वो आप लगा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एनुअल फ्लावर्स भी हैं जिसमें खुशबू होती है, और वो जैसे कैंडी टफ्ट है, सफेद रंग का होता है, बहुत अच्छे से बढ़ता है, तो उसमें भी बहुत हल्की हल्की खुशबू होती है। और जो मकरंद होता है वो फूलों में विशेष रूप से एक खुशबू का भी स्रोत होता है। जब फूल आते हैं और उनमें पॉलन ग्रेन्स भरते हैं तो उनमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। देखिए आप हनी भी इसीलिए तो आती हैं, हनी कलेक्ट करने आती है, मकरंद लेने आती हैं। तो इस तरह के पौधों को आप लगाएं। दूसरा जो प्रश्न था आपका जी, मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर कृष्ण स्वरूप से कि क्या खाद का हमें उर्वरक का प्रबंध करना चाहिए, खाद पानी का इस समय? हाँ, खाद पानी का इस तरह से करना है कि जैसे आप किस पौधे को किस जगह पर उगा रहे हैं, या पॉट में उगा रहे हैं, या खेत में उगा रहे हैं, या क्यारी में उगा रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनको वो करना है जी मैनेजमेंट। हाँ जी। तो जैसे खेत में उगाना है तो खेत की आपकी फर्टिलिटी कैसी है उसको भी जान लेना जरूरी है जी। तो मेरे ख्याल से जो ऑर्गेनिक खाद उसमें लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बर्मी कंपोस्ट है, गोबर का खाद है, या लीफ कंपोस्ट है, उसको कर सकते हैं जी। फर्टिलाइजर के बजाय इसको ऑर्गेनिक खाद देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक अगर वो घर में उन्होंने लगाए हुए हैं तो अच्छा है कि वो ऑर्गेनिक खाद दें जी। हम इस पे चर्चा करेंगे अभी आगे भी। हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, मैं विजय शुक्ला बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। जी विजय जी, पूछिएगा। मैडम मैंने बालकनी पर एक तुलसी का पौधा लगाया हुआ है, अभी ठंड में वो सूखता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उसके लिए क्या प्रबंधन कर सकते हैं कि सूखे ना? विजय जी, ये समस्या अक्सर हमारे हर कार्यक्रम में आती है। और जी डॉक्टर नहीं, उसमें तुलसी का ये है कि इन दिनों में वो सूख जाता है और उस पर फूल आके बीज बन के भी सूख जाता है जी, और ज्यादा ठंड की वजह से उसका उस पर वो पड़ता है। लेकिन उसको नए सिरे से लगाना चाहिए। जैसे ही बीज आप बन जाए तो बीज को आप डाल सकते हैं, दोबारा से नया आ जाएगा। फिर अगर पौधा आपका कम उम्र का है तो आप देखिए जो पौधा है, एक तो यह है कि आप शाम से लेके सुबह के जो बीच का समय है उसको थोड़ा बचा लें जी। क्योंकि धूप की आवश्यकता इस समय नहीं है, तो अपनी बालकनी में थोड़ा अंदर रख दें, या एक ऐसा टेम्परेरी कवर उस पर पहना दें कि रात को ठंड से बचे। दूसरा, अगर ये पौधा इसमें मंजरी आनी शुरू हो गई है तो उन मंजरियों को आप तोड़ दें, क्योंकि मंजरियों के आने से उसकी परिपक्वता ज्यादा तेजी से होती है, तो आपको उसकी पत्तियां कम मिलती हैं और उसमें बढ़वार कम होती है। तो अगर आप ये दो उपाय कर लेंगे तो ये पौधा काफी देर तक चलेगा। जैसे अभी सर ने बताया कि इसकी उम्र भी बढ़ रही, मतलब कम खत्म हो रही होगी अगर ये 3 महीने पहले पौधा लगा होगा तो आप दोबारा जो है नया पौधा लगा दें, और जो इसके बीज हैं दूसरे गमले में डाल दें, वो उगाएंगे और नए पौधे बन जाएंगे। वैसे तो एक वैज्ञानिक तथ्य, जब कार्तिक में हम एक धार्मिक वो महत्व का वो मनाते हैं, तुलसी विवाह जिसे कहते हैं, उसमें ही हम कहते हैं कि तुलसी को अब कवर किया जाए, है ना। तो उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य यही होता है कि अब हमें उसका ध्यान रखना है। हेलो जी, नमस्कार।
नमस्कार जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा बहुत सादर नमस्कार जी। मेरे पास मेरा घर के ऊपर मेरा टेरेस गार्डन है, वैसे माली भी है, लेकिन इतनी इंटरेक्शन हो नहीं पाती। मैं जस्ट सिंपल जानना चाहता हूँ कि भाई ऐसे कौन से फूल लगाए जाएं जो महीने 2 में तैयार हो जाएं और जिनकी बहुत ज्यादा देखभाल ना करनी पड़े, और साथ में जो जनरल नेचुरल पौधे होते हैं विदाउट फूल वाले भी जो खूबसूरत लगते हैं। तो जी देखिए, आपने कहा क्वेश्चन है मेरा ये कि आपकी कोई ऐसी वेबसाइट या ऐसी साइट है जिसपे जाके, अभी तो बात करें भूल जाएंगे, सारा कुछ लिख नहीं पाएंगे जी, तो साथ में रूटीन में भी नहीं होती हमारी, तो उसमें हम जाके आप मालिक को गाइड कर सकें, या क्योंकि वो तो समझदार होते हैं, बताते कुछ नहीं। जी, आप बिल्कुल। कृपया अपना नाम बताएं। मेरा नाम MP सिंह है। जी, MP सिंह साहब जी, थैंक यू सो मच। आपने कहा आपने छत पे पौधे लगाए हुए हैं। फिलहाल तो जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इस समय, पाले से बचाव के लिए और ठंड से बचाव के लिए, तो देखिए ये वाला जो मौसम है ये अधिकतर पौधों को लगाने का मौसम है। और आपने कहा कि ऐसे पौधे लगाएं जिनकी देखभाल कम करनी पड़े और फूलों से भरे रहें, तो आप देखिए इसके लिए सदाबहार के पौधे लगाइए, गुलाब के पौधे लगाइए, बोगनविलिया के पौधे लगाइए। तो बोगनविलिया साल में लगभग 3 बार अपने पत्तों को कलर चेंज करती है, फ्लावरिंग में आती है, यानी कि तो वो भी अच्छी बनी रहेगी और कम से कम देखभाल करनी पड़ेगी। बिल्कुल कम संसाधन। हाँ, गुलाब में आप बहुत अच्छा वाला गुलाब ना चूज करें, देसी वाला गुलाब चूज करें जिसको आपको देखभाल कम करनी पड़ती है, खाद पानी कम देना पड़ता है। और सदाबहार, देखिए नाम ही सदाबहार है, तो अगर आप उसको लगा के रहेंगे तो आपके गमलों में फूल भी आएंगे और अच्छे से बढ़वा रहेंगे, लेकिन साल में 2 समय उनकी मिट्टी थोड़ा सा बदलनी पड़ेगी आपको। जी जी जी। तो सदाबहार तो एक ऐसा पौधा है, एक बार आप लगा देते हैं अपने टेरेस गार्डन में तो बस वो खिला ही रहेगा। जी, हेलो 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 जी, नमस्कार मैडम जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार जी। रघुविंदर जी पूछिएगा। और आमंत्रित गेस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम। जी नमस्कार। पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आज का मौसम और आपका शो दोनों है औसम। और आपकी कविता भी। जी, मेरा सवाल ये है मैडम कि एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए जी, आज के टाइम में ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो जल्दी से पेड़ बन जाए और हम उनको अपनी माँ को डेडिकेट कर सकें? जी जी बिल्कुल। देखिए इस समय आप जो चल रहा है ये ऐसे पौधों का चल रहा है जिनमें डेसिडियस नेचर के होते हैं। तो ठंड के मौसम में ऐसे पौधों को लगाया जाता है जो प्राय इस समय ग्रोथ में नहीं होते हैं और जैसे ही टेम्परेचर अच्छा आएगा उनको लगा सकते हैं। आपने जिक्र किया कि जैसे माँ के नाम एक पौधा लगाना है आपको, तो देखिए एक पौधा होता है जिसको लेजोस्टोमिया इंडिका कहते हैं और वो भारतीय मूल का पौधा है और उसमें लगभग 6 से 7 महीने तक बहुत अच्छा फ्लावर होता है। और उस समय फ्लावर होता है जैसे बरसात के समय से शुरू होता है जब और पौधे फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो फूल है एक तो बैंगनी कलर का होता है, एक पिंक कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है और एक वाइट कलर का होता है। 4 कलर्स में इसके पौधे आते हैं और ये पेड़ बन जाता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो आप इसको लगाएं। और इसमें लेजोस्टोमिया फ्लॉस रजनी भी एक किस्म है कि जो इसमें बड़े फूल आते हैं लेकिन वो साल में एक बार ही आते हैं। जब वसंत का मौसम आता है तब ये फूलों से भर जाता है। जी जी जी, जी। मतलब लेजोस्टोमिया, मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब आपकी बात सुन के हमारे से में अनेकों एक बार फिर से शुरुआत करेंगे कि एक पौधा माँ के नाम। जी जी। हेलो 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 जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? गौतम दत्ता ठाकुरगंज से। जी, दत्ता साहब पूछिएगा। हाँ, ये बोगनविलिया में काला काला स्पॉट आ रहा है, मतलब फ्लावर के एकदम टॉप में। अच्छा जी। तो नहीं, ये क्या फंगल ये डिजीज के कारण हो रहा है? नहीं, डिसीज का नहीं है। अभी तो जैसे ठंड ज्यादा पड़ रही है तो उसमें वो डोरमेंट सीजन में चल रहा है अभी पौधे जो फूल फ्लावर बहुत हैं, फ्लावर बहुत आ रहे हैं। हाँ, तो वो आप जो कह रहे हैं वो पत्तियों पे आ रहा है। हाँ, पत्तियों के टॉप में, फूलों में नहीं, फूलों में भी ना कुछ जो फूल जो
करीब सितंबर अक्टूबर में फूल आते हैं ना उस पे कुछ, तो वो इस समय सूख जाते हैं और दोबारा से फूल जो है उसमें फिर फरवरी मार्च में आता है। तो जो अभी गिर जाएगा वो दोबारा से फिर बनेगा उसमें। तो जो सूख जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो झड़ जाएगा अपने आप, या आप अपने हाथ से भी झाड़ सकते हैं। अगर कोई डिसीज वगैरह है तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा, या कोई इंसेक्ट है तो वो थोड़ा सा देख के उसमें फिर उसी हिसाब से उसका मैनेजमेंट करना है। हालांकि इसमें बोगनविलिया में तो कोई उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, कोई इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड वगैरह की। कहीं पानी ज्यादा ना हो गया। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है। जो सर्दी के मौसम में थोड़ी ठंड ज्यादा बढ़ जाती है और फूल खिलकर पुराने हो जाते हैं तो वो प्राय थोड़े काले होने लगते हैं। आपने देखा पिछले दिनों में पोल्यूशन भी बहुत था, तो हमें पता नहीं चलता है कि इन फूलों की पंखड़ियों पे थोड़ा पोल्यूटेंट्स भी जम जाते हैं और जैसे ही ठंड आती है तो वो ब्लैकनिंग होने लगती है। जी, तो लगता है हमें कि कोई फंगल डिसीज लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर बचाव के तौर पे आप इसमें थोड़ा सा दिन के समय में थोड़ा हल्का गुनगुना पानी हो उसका स्प्रे करके इसको साफ कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हेलो 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 जी, नमस्कार। राम राम बहन जी। राम राम जी। बहन जी, मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम देवेंद्र डबास है। जी देवेंद्र जी, आप पूछिए। मैं अलवर से बोल रहा हूँ, बलदेवगढ़ से। जी जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हम ये फ्लावरिंग की खेती करते हैं फूलों की, जी, उसमें जैसे गेंदा हो गया, मैरीगोल्ड, गुलाब, गुलदाउदी जी और डहेलिया, जी, क्या कोई ऐसा कल्चर है कि हम जैसे बर्थिंग के लिए कल्चर आता है, जी, तो फूलों के लिए कोई ऐसा कल्चर है कि हम सॉइल में उसको मिक्स कर दें प्रॉपर टाइम पे? हाँ बिल्कुल। देखिए तो फूलों की क्वालिटी और साइज वाइज देखिए क्वालिटी अच्छी बन जाए। हाँ बिल्कुल। देखिए, जो कॉमर्शियल व्यावसायिक दौर पर हम फूलों की खेती करते हैं तो उसमें पोषण का विशेष महत्व है और ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो जो कंद से लगाने वाली फसलें, जैसे अभी आपने कहा कि ग्लैडियोलस की फसल है, लिली की फसल है, या ट्यूबरोज की फसल है, उसकी तैयारी जब खेत की करते हैं तो उसी समय देखिए फूलों की खेती में बहुत महत्वपूर्ण है कि नाइट्रोजन के अपेक्षा फास्फोरस और पोटास की अच्छी मात्रा होनी चाहिए, तभी जो फूल हैं उनका कलर और आकार बहुत अच्छा निकल के आता है। तो नाइट्रोजन से पौधे की बढ़वार होती है, लेकिन जो फूलों का आकार और क्वालिटी होती है वो फास्फोरस और पोटासियम की वजह से होती है। जी जी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब खेत की तैयारी करते हैं तो 350 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ क्षेत्रफल में आपको पहले ही मिला लेनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो फास्फोरस पोटास की मात्रा है वो आपको मिल जाएगी और बाकी नाइट्रोजन धीरे धीरे मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि फसल में थोड़ी बढ़वार की कमी आ रही है तो जो यूरिया आता है, यूरिया वाला नाइट्रोजन या एनपीके का मिक्सचर आता है 20-20-20 के अनुपात में, तो उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप समय समय पर पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं पौधों पर, तो वो आपकी पोषण की समस्या दूर हो जाएगी। तो व्यावसायिक खेती में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो खेत में फसल की सघनता होती है उसी के अनुरूप आपको खाद और पोषण की का मैनेजमेंट और प्रबंधन करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। और शुक्रिया आपका। एक अन्य श्रोता लाइन पर है। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार मातृशक्ति और हमारे मेहमान को। जी नमस्कार। बुढ़ापे का तो सारा परिवार है, लेकिन कुछ फूलों की खुशबू लेना चाहता हूँ परिवार में, घर के सामने। जी, तो 1-2 पौधों का ऐसा नाम बताइए कि मैं लगवा के और उनकी खुशबू भी ले। आपका जी नाम बिल्कुल। बताएं अपना। मेरा नाम वेद प्रकाश, जिला तरखी दादरी, हरियाणा, दिल्ली कला। जी जी, वेद प्रकाश साहब अभी बताते हैं। जी, अभी जिक्र हो रहा था फूलों के बारे में और फूलों के पौधों के बारे में। जैसे पिछले श्रोता ने कहा कि एक पौधा माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। देखिए, आप अगर अपने घर के आंगन में फूलों की खुशबू और फूलों के रंग देखना चाहते हैं तो देखिए बहुत बढ़िया पौधा एक होता है हार सिंगार। हाँ बिल्कुल।
उसके नाम से ही ये पता चलता है कि अगर आप घर में आंगन में लगाएंगे तो ये पौधा निश्चित रूप से आपके घर का श्रृंगार है। सफेद फूल आते हैं, खुशबू वाले फूल आते हैं, और जब ये गिरते हैं तो वो जगह जहां गिरते हैं बहुत सुंदर दिखती है। तो आपको निश्चित रूप से बहुत आपको ये लालायित करेगी कि बहुत। फिर आप जैस्मीन लगा सकते हैं, अलग अलग कलर के गुलाब लगा सकते हैं, बोगेनविलिया लगा सकते हैं, गुड़हल लगा सकते हैं। देखिए गुड़हल के फूलों की चाय भी पी जाती है। तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल में होता है। बिल्कुल। अनेक रंगों के गुड़हल सुंदर लगते हैं बहुत। तुलसी का भी है। हाँ जी, तुलसी का भी है। और एक और बेल होती है जिसको अपराजिता कहते हैं। वो गर्मियों में अच्छी रहती है, सर्दियों में तो नहीं रहती, लेकिन गर्मियों भर आपको फूल देगी, जिसके फूलों की चाय आप पी सकते हैं। आपके हृदय के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होती है वो, जिसको ब्लू फ्लावर भी कहते हैं। तो इस तरह के जो पौधे हैं वो आपको 6 से 7 महीने तक कोई ना कोई कलर में फ्लावर और खुशबू देते रहेंगे। जी जी, शुक्रिया आपका वेद प्रकाश जी। हेलो 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 जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम जी, नाम बताएं। डॉक्टर साहब जय हिंद। जय हिंद धर्मवीर जी, क्या हाल चाल है? देखो पहचान लिया आपके जय हिंद से। बहुत धन्यवाद। मगर हम चाहते हैं कि सबको पता लगे, अगर आप अपना नाम बताते हैं तो। जी हाँ, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बताएं। पूरी आकाशवाणी टीम और डॉक्टर साहब आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति। जी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे 3-4 सवाल है, छोटे छोटे से। एक जिज्ञासा भी है जी, शायद आप पूरी कर पाएंगे 100-200%। तो डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि रजनीगंधा मेरे 2024 में बहुत कम फूल आए जी। इस बार मैं ऐसी क्या तैयारी करूं? अभी जो गर्मियों में हमारी आनी शुरू हो जाएगी रजनीगंधा जी। दूसरा सवाल मेरा जो है, एम्ब्लियस को हम कब शिफ्ट करें, कब निकालें, क्योंकि इसमें काफी बल्ब हुए हैं। तीसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब ये है कि जो अब हम गर्मियों में खुशबू वाले पौधे लेंगे, ऐसे पौधे हों जो सब ठीक ठाक चले, क्योंकि अपनी मिट्टी में कमी है, क्या बात है समझ नहीं आई। और एक लास्ट मेन जिज्ञासा ये है कि सूरजमुखी का जो फूल होता है जी, हमें अभी तक ये ज्ञान नहीं हो पाया। सभी फूल अपने जगह पे स्थिर रहते हैं, सूरजमुखी का फूल सूरज के साथ घूमता क्यों है? इसके पीछे साइंस वैज्ञानिक आप लोग के मेहरबानी होगी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ज्ञान दें, विचार दें। धन्यवाद जी। आपके प्रश्न जो है बड़े सीधे नहीं होते हैं। आपने कहा रजनीगंधा के जो फूल हैं वो आपको अच्छे नहीं आए। देखिए, जब 3-4 साल रजनीगंधा को एक ही गमले में हो जाते हैं तो प्राय जो बाद में बनने वाले जो कंद हैं उनका साइज छोटा हो जाता है। तो निश्चित रूप से 2 साल के बाद उनको निकालकर अलग अलग गमलों में फिर से लगा देना चाहिए। और जब आप फिर से लगाएंगे तो बड़े साइज के कंद ही, बड़े साइज के बल्ब ही आपको अच्छा फूल देंगे। छोटे वाले सिर्फ बढ़वार करेंगे, वो दूसरे साल में अच्छा फूल देंगे। एक तो इस बात का ध्यान रखें। इनको निकालने का समय तब होता है जब इनकी डंडी सूख कर लगभग ऐसे ड्राई जैसी हो जाए, तो फिर हम इनको निकालकर 1 महीने इंतजार करें। निकालकर 1 महीने रखने के बाद ही प्लांटिंग करें। तो ये जो समय है ये बहुत अच्छा होता है। जनवरी में आप निकालें और 1 महीने तक रख के फरवरी के मध्य सप्ताह में उसको लगा दें, प्लांटिंग कर दें। ये सबसे उपयुक्त समय होता है रजनीगंधा का। दूसरा, लिलियम का आपने सवाल पूछा है कि उसके बल्ब कब निकालें। उसके बल्ब जब आपका फ्लावर आया, या तो आपने उसको फ्लावर को पूरा होने दिया या फ्लावर को कट स्टेम को काट लिया, तो इसके फ्लावर के काटने या उसके ओवर होने के 40 से 45 दिन तक इंतजार करना पड़ता है बल्ब की मैच्योरिटी का, ताकि जो इसमें जो केमिकल होते हैं वो वापस बल्ब में चले जाते हैं और उससे वो बल्ब 2 से 3 महीने सोने का काम करता है। तो अगर वो उसकी नींद पूरी हो जाती है तो अगले साल वो अच्छी बढ़वार और अच्छा फूल देता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये जो समय होता है ये मार्च अप्रैल में होता है। मार्च अप्रैल में आप निकाल कर रख लें और अपने फ्रिज में जहां 4 से 8 डिग्री का तापमान हो वहां पर इनको बांध के रख दें और फिर से अक्टूबर में इनको दोबारा से लगा दें। तीसरा प्रश्न जो था आपका कि खुशबू वाले जो जो खुशबू वाले पौधे हैं, आप देखिए, जो अब मैं फिर कहूंगा कि ऊंची दुकान फीके पकवान। जिन पौधों में खुशबू होती है वो बहुत कम समय के लिए फूल देते हैं या उनके फूल बहुत कम समय तक ही फ्रेश रहते हैं, क्योंकि खुशबू उड़ जाती है तो फूलों का एसेंस खत्म, फूलों की लाइफ खत्म।
तो इस तरह से ऐसे पौधों का चुनाव करें। जैसे अभी हार श्रृंगार बताया, जैस्मिन में एक बेल वाली जैस्मिन की किस्म होती है जिसको हम जैस्मिनॉइड्स कहते हैं, उसको लगाएं तो वो बेल के रूप में चढ़ जाएगी और अपने टाइम पर बढ़वार करेगी, फूल देगी। तीसरा पौधा मैंने आपको बताया कि जैसे आप बेल होती है इस अपराजिता की, तो ये आपको फूल भी देती है और इसमें बहुत रंगों के फूल आते हैं, पिंक भी आते हैं, सफेद भी आते हैं, ब्लू भी आते हैं और डार्क पर्पल भी आते हैं। जी। तो ये एक तो फूलों के लिए अच्छी है, और जो आप उसकी फूलों की चाय 10 फूलों की 1 कप पानी में उबालकर जो चाय पीते हैं वो आपको और ज्यादा तरोताजा रखती है। तो इन चीजों को उगाएं। आपका चौथा प्रश्न था धर्मवीर जी, सूरजमुखी जी। देखिए सूरजमुखी ये समझ लीजिए कि ये डे न्यूट्रल पौधा है, तो इसका जो लाइट है ना कि ये सूरज को देखकर उधर मुड़ जाता है जिधर सूरज होता है। देखिए ये जो फैक्ट है, ये असली फैक्ट ये नहीं है कि सूरज को देखकर मुड़ता है तो इसका नाम सूरजमुखी है जी। इसके मुड़ने का संबंध है कि जिस हिस्से पर इसकी लाइट पड़ती है, जिस साइड से लाइट पड़ती है, उधर की जो कोशिकाएं हैं उनका आकार छोटा रहता है क्योंकि वहां पर यूवी लाइट ज्यादा पड़ती है, और जो पिछला हिस्सा है वहां पर कम पड़ती है, तो वहां GA3 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जो जिब्रेलिक एसिड हार्मोन होता है। उसकी वजह से पीछे की जो सेल होती हैं वो थोड़ी लंबी हो जाती हैं। तब आप देखेंगे कि एक तरफ की जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ी छोटी हो गई, बढ़वार कम हुई है, और दूसरे हिस्से में बढ़वार ज्यादा हो गई। तो पौधे की गर्दन का हिस्सा जिधर से लंबा होगा वो दूसरी तरफ झुक जाएगा जी। तो ये जो झुकाव है ये रासायनिक क्रिया के वजह से होता है कि जिसमें हार्मोन्स का जो कंसंट्रेशन है वो पीछे वाले हिस्से में ज्यादा हो जाता है बजाय आगे वाले हिस्से के। तो उधर की जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, इसलिए आपको जिधर जिधर सूरज घूमता है उधर उधर उसका झुकाव दिखता है। तो आप सोचते हैं कि यही सूरजमुखी है जी। और बिल्कुल आज आपका ये पूरी बात सुन के, जिसमें पूरी तकनीकी जानकारी भी थी, और मुझे लगता है ये सबके मन का जो वो है कोई भी जी दूर हो गया होगा। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं राकेश खड़ा हूँ शिमला से जी। राकेश जी, मेरा एक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे प्रदेश में तापमान ज्यादा होता है, तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि हम कुछ सुधार को भूल गए, और ये प्रश्न भी है जैसे हमारे हिमाचल में तापमान होता है कम से कम सर्दियों में माइनस में चल जाता है हम जी। देखिए दिल्ली में जो तापमान है शिमला से कम है। फिर डॉक्टर साहब आप बेहतर बता तो इस ठंड में हमारी दिल्ली ने शिमला को बात कर दिया है। लेकिन जहां तक इनके प्रश्न का सवाल है कि तब कम तापमान में कौन से पौधे आप लगा सकते हैं जी। देखिए ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो कम तापमान में बहुत खुशी खुशी से बढ़ते हैं। ये आपके उस सवाल का जवाब भी हो गया जो आपने शुरू में सस्पेंस रखा था जी। ये सस्पेंस मैं आपको दूर किए देता हूँ। डहेलिया एक ऐसा पौधा है जिसका ठंड पर कोई असर नहीं पड़ता। जितनी ठंड पड़ेगी उतने ही बड़े पत्ते हो जाएंगे, तना स्वस्थ होगा और अच्छी बढ़वार लेगा, और जैसे ही सर्दी कम होगी तो वो आपको बहुत बड़े बड़े साइज के फूल देगा। इसी तरह से पिटूनिया एक ऐसा पौधा है कि आप कितनी ही ठंड में उसको लगाइए वो बहुत अच्छी बढ़वार करेगा, बहुत अच्छी बढ़वार करेगा, और फिर उसके बाद निकलकर आपको फूल देगा। और ऐसा ही नहीं, सर्दियों में भी फूल देगा। जो हमारी हाइब्रिड किस्में हैं पिटूनिया की, वो सर्दी से उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो बहुत अच्छी होती हैं। उसी तरह से एक लिमोनियम प्रजाति का पौधा है जो ठंड में बढ़वार करता है और बहुत बुरी तरह से बढ़ता है वो, जिसको हम वर्नेलाइजेशन कहते हैं कि अगर उसकी जिंदगी में से हम ठंड निकाल दें तो ये पौधा बढ़ेगा ही नहीं और फूल ही नहीं देगा। तो शिमला और आसपास रहने वाले लोग हैं इस तरह के पौधे उगा सकते हैं। देखिए मैथियोला एक ऐसा पौधा है जिसको स्टॉक्स हम कहते हैं, वो ठंड जितनी ठंड पड़ेगी उतनी अच्छी बढ़वार करेगा। कार्नेशन भी एक ऐसा पौधा है कि जमने के बाद वो ठंड में बहुत अच्छा बढ़ेगा और बहुत अच्छा फुटाव लेगा, और जैसे ही ठंड हल्की होगी तो आपको बहुत सारे फूल देगा। तो इनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो
अभी डॉक्टर साहब ने बड़े सारे ठंड पसंद पौधे आपको बता दिए, फूल बता दिए, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है उन्हें लगाना। हेलो, एक ऑर्नामेंटल केल भी होता है जी, वो जो ऑर्नामेंटल केल होता है जिसकी पत्तियां शोभायमान होती हैं, वो पर्पल कलर बदलती हैं, पिंक कलर बदलती हैं, उनको भी लगा सकते हैं आप जी। और अगर खाने वाली केल भी आप लगाएंगे तो आपके 2 फायदे, देखने में भी सुंदर होगी और आप उसकी भाजी बनाकर भी खा सकते हैं। बिल्कुल। अभी हम जो बातें कर रहे हैं, देखिए कुछ लोगों ने घरों में फूल लगाए हैं, कुछ प्रश्न आया है जो खेती भी कर रहे हैं, लेकिन ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि फूलों की खेती अब एक भरा पूरा व्यवसाय है, एक पूरा उद्यम है, अगर हम उसे उद्यम की भांति करें। और जहां हमारे परंपरागत फूलों की खेती थी, वहां अब कट फ्लावर की खेती भी बहुत आगे बढ़ रही है, और वो भी संरक्षित खेती के रूप में भी। और हम सब जानते हैं, भारत सरकार ये जानती है कि ये 100% निर्यात जन्य उद्यम है जो फूलों की खेती है। तो इसमें एक ग्लैडिलस भी है जो कट फ्लावर के उसमें भी है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है ये खेती और कैसे इसमें युवा अपना भाग्य आजमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, जैसे कट फ्लावर में वैसे बहुत सारे फूल आते हैं, जैसे गुलाब है, ग्लैडुलस है, क्राइजेंथीमम है, कार्नेशन है, जरबेरा है जी। तो ग्लैडुलस भी एक बहुत अच्छा 1 वर्षीय पौधा है जी, तो इसको भी किसान लगा सकते हैं। वैसे इसका लगाने का टाइम तो यहाँ दिल्ली के आसपास अक्टूबर का महीना होता है जी, लेकिन इसको लोग कुछ जल्दी भी लगा देते हैं, जैसे यहाँ दिल्ली के आसपास जुलाई अगस्त से भी लगा सकते हैं इसको जी, और लास्ट में नवंबर तक लगा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा हाई वैल्यू क्रॉप माना जाता है जी जी जी। तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं हमारे देश में। हमारे देश में करीब 6 से 7 से ज्यादा वैरायटी उगाई जाती हैं, और जिनमें से हमारे पूसा की करीब 40-42 वैरायटीज हैं, उनको लगा सकते हैं जी। और आजकल जो समय इनका जो जिन्होंने अक्टूबर के महीने में लगाया होगा, तो आजकल उनको काटने का समय आ गया है। तो फूल काटने के लिए वैरायटियों के ऊपर निर्भर करता है, जो मतलब जब तापक्रम कम होता है तो जो थोड़ा सा टाइम लेती हैं खिलने में, और तापक्रम जैसे ही बढ़ेगा तो जल्दी खिल जाती हैं। अच्छा। और काटने के लिए ये है कि ये मार्केटिंग के ऊपर निर्भर करता है। अगर दूर का मार्केटिंग है तो इनको जो है काटने के लिए, जैसे फर्स्ट फ्लोट जो है खिलने लगा, उसको जो पहला फूल बोलते हैं, जब दिखने लगा उस समय काटना चाहिए। और जो अगर लोकल मार्केट में कहीं भेजना है तो 2-3 फ्लोरेट इनके फूल खिल जाएं जब काटना चाहिए। और काटते समय ध्यान रखना चाहिए, नीचे इनका करीब 2 या 4 पत्ती छोड़ के ही यानी पैने चाकू से काटना चाहिए, जिससे प्लांट को किसी तरह की इंजरी ना हो। और काटने के बाद तुरंत इनको बकेट में रखना चाहिए जिसमें ठंडा पानी हो, 6-7 डिग्री का टेम्परेचर हो। हाँ, और इसके बाद फिर इनको बंडल बना के 1.5 दर्जन के या 2-2 दर्जन के बंडल बना सकते हैं इसको, और बना के फिर मार्केट में इसको भेज सकते हैं जी जी। पैकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ हमारे लोकल मार्केट में बंडल ही बना के सूतली से बांध कर या उनको अखबार में लपेट कर किसान लोग इसका प्रयोग करते हैं जी जी। जैसे कि आपने बताया अभी काटने का समय है हाँ। उनका, तो कौन सी कुछ 2-3 प्रजातियों के बारे में बताइए जिसमें कि अभी वो मतलब है समय या नहीं? नहीं, वो वैरायटियों का कौन से टाइम पे खिल रही है उसके ऊपर निर्भर है। जैसे इसमें कई तरह की वैरायटी होती हैं, कुछ जल्दी खिल जाती हैं, लगाने के करीब 70-80 दिन बाद खिल जाती हैं, कुछ 90 दिन बाद, कुछ 100 दिन बाद। तो अभी जो जैसे हम लोग अपने खेत में लगाते हैं अभी फील्ड में रिसर्च में, तो अभी जैसे पूसा रेड वैलेंटाइन का फूल खिल रहे हैं, चांदनी खिल रही है, और पूसा रजत भी खिलने वाला है अभी। ये हमारे पूसा की वैरायटीज हैं। और दूसरी वैरायटियों में जैसे संसरे है, जो बाहर की वैरायटी है, सफेद कलर का होता है, व्हाइट प्रॉस्पेरिटी है जी। हाँ,
तो बहुत सारी वैरायटी हैं, उनको किसान लगा सकते हैं। हाँ 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 जी जी, जिन्होंने भी ये वैरायटी लगाई हुई है तो वो इन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि मार्केट दूर है। हाँ। तो आपने जैसा कि बताया कि एक ही फ्लावर आने के बाद है ना, हाँ, कि जी। उसकी वो होना चाहिए, और नजदीक है तो 2-3 फ्लावर के बाद आप कर सकते हैं और बंडल बना सकते हैं, बास्केट में रख सकते हैं। और आपका ने बताया 5 या 6 तापमान का जो पानी है, हाँ। उसके अंदर उसे वो काट के रखें। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों का, यानी कि जो भी हम काम करें उसमें अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं, तभी हमें मेहनत का वो कहते हैं ना, उस पे फल आते हैं, फूल आते हैं, तभी महकती है मेहनत आपकी, अगर आप उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। और यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। फूल आप चाहे गमले में उगाएं, अपने टेरेस में उगाएं, अपनी बालकनी में उगाएं, अगर या आप उसकी व्यावसायिक खेती करें, मगर आपको सफलता मिले और आप उसमें सफल हो। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पाले से बचाव की, और अभी हमें और क्या ध्यान रखना है एक जिससे कि हमारी जो है मतलब मेहनत है वो सफल हो। जी बिल्कुल, देखिए पाला कितना ही भी पड़े, ठंड कितनी भी पड़े, लेकिन जो पौधों को नुकसान होता है उनके अपने अंदर के पानी की वजह से होता है। जी। तो अगर उनमें पानी की मात्रा कम है तो उनकी कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। एक श्रोता डॉक्टर साहब हमारे लाइन पर है, माफी चाहती हूँ मैं। हेलो, नमस्कार, मैं दोबारा से धर्मवीर राजवन डॉक्टर साहब, मैं एक आज्ञा और चाहता हूँ सवाल की। जी जी धर्मवीर जी, नौलिना के जो बीज होते हैं, अगर हमारे पौधे में बीज आ गए, उसको किस ढंग से उसको बाहर करा जाए और फिर हमें दूसरा पौधा बनाने की उसकी जानकारी दें, क्योंकि इसकी ये नौलिना जो है बड़ा अलग तरीके का पौधा है, इसके बारे में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो नौलिना है प्राय वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही होता है, सीड से बहुत कम होता है। अगर सीड से होता है तो उसकी नेचुरल सीजनिंग होती है, जो नॉर्थ ईस्ट की क्लाइमेट होती है जहां पर पूरे साल तापमान लगभग एक जैसा रहता है, लेकिन ह्यूमिडिटी हमेशा 60-70% से ऊपर रहती है। तो इसलिए ये वहां का पौधा है, वहां की जलवायु का पौधा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ का, वेस्ट बंगाल की तरफ का, जहां पर थोड़ी सी मॉडरेट क्लाइमेट है। तो इसमें क्या होता है कि इसके तने में, और जो जमीन के ऊपर का तना है ये काफी मोटा हो जाता है, तो उसमें जगह जगह छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और गांठों से पत्तियां निकलने लगती हैं। तो जब ये पत्तियां उस आवश्यक मात्रा में बड़ी हो जाती हैं जो अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकें, तो लोग इसको अलग कर लेते हैं उस गांठ के साथ और जमीन में लगा देते हैं। तो इसका पौधा इस तरह से पौधे से पौधा बनता है। बीज से पौधा जमने में, बनने में प्राय बहुत लंबा समय लग जाता है। जी। तो आप अगर इसका बीज ट्राई करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं लगाने की, तो निश्चित रूप से बरसात के मौसम में लगाइए, जब तापमान कम हो गया हो और ह्यूमिडिटी वातावरण में अच्छी हो गई हो। अगर ये जम गया और आप इसको ठंड से और गर्मी से बचा के रखेंगे तो निश्चित रूप से ये बड़ा हो जाएगा, चल जाएगा। जी शुक्रिया धर्मवीर जी आपका। जी, हम बात कर रहे थे पाले से बचाव की। उससे पहले मैं डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहती हूँ। जैसा कि हम व्यावसायिक खेती की बात कर रहे थे, सर ने बताया कट फ्लावर के बारे में, आप संरक्षित खेती, आप प्रौद्योगिकी उसमें हैं संभाग में, तो आप ये बताएं कि संरक्षित खेती और फ्लोरिकल्चर दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े और कैसे फायदा मिल रहा है संरक्षित खेती का? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि फ्लोरिकल्चर, तो फूलों की ऐसी बहुत सारी खेती हैं जिनको हम संरक्षित संरचना में या ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में करते हैं, तो निश्चित रूप से वो अच्छी पैदावार देती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के लिए जो किस्में होती हैं वो एकदम अलग होती हैं, या जो बाहर उगाने वाली होती हैं वो किस्में अलग होती हैं। तो जैसे गुलाब में अगर हम देखेंगे तो बाहर जो गुलाब की खेती का उत्पादन होता है वो प्राय देसी किस्मों का होता है, और देसी में भी थोड़ी इम्प्रूव्ड, जैसे ग्लेडिएटर है, अर्जुन है, वो अच्छा किस्म का फूल देते हैं जो कि कट फूल जैसे ही दिखता है। लेकिन जो डच गुलाब है उसको हम ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में उगाते हैं, क्योंकि उसको बहुत अधिक सर्दी और बहुत अधिक गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकता। देसी गुलाब हमारा सहन कर सकता है।
तो इसी तरह से जैसे ग्लैडुलस की खेती है तो वो प्राय बाहर ही की जाती है, उसको संरक्षित की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ठंड का ही है, ठंड को प्यार करने वाली फसल है जी, तो उसको उगाते हैं। रजनीगंधा को बाहर उगाते हैं और लिली को हम पॉली हाउस में उगाते हैं क्योंकि लिलियम एक ऐसी फसल है कि बहुत ज्यादा ठंड हो गई तो उसको थोड़ा बचाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा गर्मी होगी तब भी वो नहीं होगा क्योंकि उसमें ब्लाइंड सूट हो जाएंगे, फ्लावर कम आएगा। तो इस तरह की जो खेती हैं जिनको तापमान 18 डिग्री से लेके 24 या 28 डिग्री की ही विंडो चाहिए तो उनको हम संरक्षित खेती में उगाना पड़ता है, तो वो पूरी साल उगते हैं। लेकिन अगर जो फसलें ज्यादा कम तापमान और अधिक तापमान को सहन कर सकती हैं तो हम उनको बाहर के क्षेत्रों में उगा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली दो मुख्य बातें हैं। एक तो फसल की मांग, जलवायु के प्रति फसल की मांग क्या है। दूसरा यह है कि जो अगर ठंड का मौसम अचानक आ गया है तो हमें दो चीजों का प्रबंधन करना पड़ता है कि जैसे वायु में पानी की नमी, अगर वायु में पानी नमी की कमी हो जाएगी तो पाला एकदम से पड़ेगा और फसल पर को प्रभाव पड़ेगा, शुष्क हो जाएगा। हाँ, दूसरा फसल के अंदर अपने पानी की कमी कि उसके अंदर फसल के पौधों के अंदर अगर पानी की कमी होगी तो भी ठंड का प्रभाव अधिक पड़ेगा। तो इसलिए बराबर नमी बनाए रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें देखने से लगता है कि पौधों को शायद सिंचाई की आवश्यकता नहीं है लेकिन हम नहीं करते हैं। लेकिन अक्सर जमीन को देखने से पता नहीं चलता है, उसको छूने से, हाथ में दबाने से पता चलेगा कि पानी की कमी है। तो निश्चित रूप से सर्दी के मौसम में अगर नमी बनाए रखेंगे तो ये गर्मी लाएगा पौधों में और जो ठंड का प्रभाव है वो कम से कम पड़ेगा। जो गेंदे में ऐसी प्रजातियां हैं कि जो ठंड को बर्दाश्त करती हैं, जैसे हमारी बसंती गेंदा है, रजनीगंधा बसंती गेंदा है और नारंगी गेंदा है। ये दोनों किस्में ऐसी हैं कि ठंड को काफी हद तक सहन कर लेती हैं। लेकिन अब जो हाइब्रिड किस्में या कुछ सेलेक्टेड किस्में बनी हैं उनमें ठंड को इतने प्रतिरोधक क्षमता नहीं है उनमें। जैसे हाइब्रिड किस्म की गेंदा है तो उनको भी पाले से बचाव के लिए दो चीजें करनी चाहिए। या तो हम प्लास्टिक लो टनल लगा दें अगर फसल छोटी है तो, ताकि वो 1 से 1.5 महीने तक पौधे का बचाव करे, या बराबर नमी बनाए रखें, या जो खेत का एरिया है IT के, देखिए इंडिजिनस टेक्निकल जो नॉलेज है वो बड़ी काम करती है। अगर आपकी फसल छोटी है, आपने देखा होगा पहले जमाने में जो राख बनती थी उपलों की या लकड़ी की, उसको फसल पे छिड़काव कर दिया करते थे ठंड के समय। तो जब पाला गिरता था तो एक लेयर बन जाती थी जो हमारे पौधे की पत्तियों को बचा लेती थी। तो वो अब कोई नहीं करता है। दूसरा, थोड़ा धुआं किया करते थे कि जब धुआं खेत के चारों ओर रहेगा तो वो धुएं पे जो कंडेंस वो होते हैं पार्टिकल, वो धुओं पर ही रह जाएंगे। तो फसल को प्रभाव कम पड़ेगा। तो इस तरह की जो इंडिजिनस नॉलेज है उसका इस्तेमाल आजकल कम किया जाता है। परंपरागत और वैज्ञानिक अगर दोनों का मेल समावेश करें, समावेश हो, सहमेल हो तो वाकई सफलता है। और एक बात मैं और भी हमेशा कहती हूँ कि जो भी फूलों की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं, उसे एक उद्यम के रूप में अपनाना चाहते हैं, और ये बात भी यकीनन आज के समय में सच है कि फूलों की राह पे चल के भी आप समृद्धि के मंजिल को पा सकते हैं। मगर इसके लिए जरूरी है पूरी जानकारी। और जैसा कि पूसा हमेशा से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में हमेशा से एक वार्षिक मेला होता है जिसमें तमाम जानकारी रहती है। तो डॉक्टर साहब हमें बताएं वो कब हो रहा है और क्या उस मेले में जो लोग फूलों की खेती करना चाहते हैं, फ्लोरिकल्चर की ओर आना चाहते हैं, उनके लिए क्या जानकारी और संभावनाएं रहेंगी? जी बिल्कुल। इस बार का जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है वो 24, 25 और 26 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। और देखिए इस मेले की जो थीम है वो बहुत गजब की है। उन्नत कृषि और विकसित भारत। क्या बात है। देखिए उन्नत कृषि और विकसित भारत। उन्नत कृषि वो भी किसकी? एग्रीकल्चर में बहुत सारी फसलें हैं। तो अनाजों की फसलें हैं, उद्यान की फसलें हैं, और उद्यान में भी फूलों की फसलें हैं। जी। डॉक्टर साहब आपको जोड़ना चाहेंगे? नहीं, तो हमारा जो मेला होता है उसमें एग्रीकल्चर के सारे
जानकारी मिलती है। हमारे फ्लोरिकल्चर में हम लोग अपना टेक्नोलॉजी, हमारी नई नई वैरायटी निकली है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है वहाँ। जी जी। और इसके अलावा जो स्टॉल लगाते हैं वहाँ पर भी हम तरह तरह के फूल और हमारी जो डिवीजन से क्या क्या टेक्नोलॉजी निकली है उन सब का भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। जी जी जी। और जो भी किसान फूलों की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर बीज की उपलब्धता भी रहेगी। मतलब स्वर्णिम अवसर है ये। बिल्कुल। जैसे गेंदे का बीज है, जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों के हैं वो अभी से खरीद के ले जा सकते हैं और फरवरी मार्च में अपने पहाड़ों क्षेत्रों में गेंदे की फसल लगा सकते हैं, फूलों की फसलें लगा सकते हैं। उनके लिए बहुत सारी स्टॉलें ऐसी आएंगी कि जो अपना बीज बेचने आएंगी, पौधे बेचने आएंगी, अलंकृत पौधे बेचने आएंगी और फूल आते हुए पौधे भी बेचने आएंगी। तो जो लोग, किसान ही नहीं, जो लोग शौकिया तौर पर अपनी बालकनी, घर को सजाना चाहते हैं, वो हमारे किसान मेले में आएं और इस तरह की चीजों को देखें, समझें और समझ कर उगाएं और जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदें भी। और इसके साथ साथ आपको परामर्श भी, पूरे दिन परामर्श एक स्टॉल होती है, वहां पर परामर्श की भी व्यवस्था है कि किसान को जो भी अपनी समस्याएं पूछनी है, खेती उगाने का तरीका पूछना है, बीज कहाँ से ले पूछना है और किस कंपनी से पॉली हाउस बनवाना है और किस फूल को उसमें उगाना है, ये सब जानकारी किसान मेले में उपलब्ध रहेगी। यानी कि कितनी किस्में हैं, क्या क्या नई प्रौद्योगिकियां हैं, कहाँ आप उत्तम प्रकार की आपको पौध बीज मिल सकते हैं, किस प्रकार आप संरक्षित खेती कर सकते हैं और संरक्षित खेती के लिए क्या किस्में हैं, क्षेत्रवार क्या किस्में हैं, तमाम जानकारी आपको एक जगह पे मिल सकती है। और साथ में जी बिल्कुल। और इतना ही नहीं, जिस क्षेत्र में मेला लगा हुआ है वहां पर प्रदर्शन इकाइयां भी बनी हुई हैं खेतों में कि किस फसल को कैसे उगाया जाता है और कैसा फूल आता है उसमें और कैसी उसकी गुणवत्ता होती है, उस सब का प्रदर्शन भी किया गया है। पॉली हाउस में फूलों की खेती का प्रदर्शन भी किया गया है। केवल थ्योरी नहीं है, केवल बात नहीं है, केवल पढ़ाना नहीं है, केवल परामर्श नहीं है, आपको प्रदर्शन भी वहां देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है एक बड़ा अवसर है जो हमारे युवा उद्यमी हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, और भारत सरकार की तरफ से तो बहुत सारी इसमें व्यवस्था की गई है, बागवानी और फ्लोरिकल्चर में भी। जी, ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहां से जो प्रोग्रेसिव किसान हैं या इच्छुक किसान हैं जो आना चाहते हैं उनको बुलाया नहीं गया है। उनको बुलाया गया है, उनके रुकने की व्यवस्था की गई है, उनको खाना खिलाने की भी व्यवस्था की गई है इस किसान मेले में। जी, तो मतलब मुझे तो नहीं लगता ये अवसर खोना चाहिए और जरूर आप सबको आना चाहिए। एक बार कभी कभी हम क्या होता है, कभी कुछ चीजें डॉक्टर साहब देखते हैं, तब भी हमारी समझ विकसित होती है और हम कुछ निर्णय लेने में समर्थ हो पाते हैं। तो अब हमें मतलब ये अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं और हम चाहते हैं कि एक बार डॉक्टर साहब आप बताएं कि हमें पाले के लिए जो मोटी मोटी चीजें हैं बचाने के लिए, वो क्या है, मुख्य बिंदु हैं जो। हाँ, देखिए आपने सही प्रश्न किया। आप एक कैप्सूल एडवाइस किसानों को दे दें जी। कि एक तो अपनी फसल में नमी बराबर मात्रा में बनाए रखें। दूसरा, अगर हवा नहीं चल रही है तो थोड़ा धुएं का इंतजाम करें ताकि वहां पर एकदम कोहरा और पाला ना पड़े। तीसरा यह है कि जो फसल आपकी है वो अगर आप देख रहे हैं कि मैच्योरिटी की तरफ हैं तो आप ज्यादा चिंता ना करें उसमें। और अगर छोटी फसलें हैं तो आप कोशिश करें, क्योंकि ठंड अभी लंबी होने वाली है, लगभग 1 महीने की होने वाली है, तो अगर उसको प्लास्टिक लो टनल से आप कवर कर देंगे, इसमें 5 से 10% ही खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन आपको आमदनी 2 से 3 गुनी होने वाली है अपेक्षाकृत। तो अगर आप 5 से 10% खर्चा अधिक कर देंगे प्लास्टिक लो टनल लगाने में, जो कि 1 या 1.5 महीने के लिए टेम्परेरी होती है, तो आपकी फसल बहुत अच्छी गुणवत्ता की आएगी। तो ये ध्यान आप जरूर रखें। और खासकर जो दिल्ली का परिनगरीय क्षेत्र है वहां पर कोहरा और ये थोड़ी समस्याएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि तापमान बहुत तेजी से गिरता है और तेजी से बढ़ता है। तो इसके लिए बराबर मात्रा में नमी आप बनाए रखें। चाहे आपने कल ही पानी दिया हो, हल्का सा
फिर से दे दें अगर आपको ऐसी संभावना लगे कि सर्दी ज्यादा होने वाली है और पाला गिरने वाला है। जी जी जी। और कहते हैं कि शाम के समय पानी देना चाहिए, ऐसा भी कुछ? जी बिल्कुल, ये बहुत ही वैज्ञानिक बात है। पानी हमें मदद जब करता है जब तापमान गिर रहा हो, तो शाम से लेकर सुबह तक ही तापमान गिरता है। तो अगर हम शाम को पानी देते हैं तो वो निश्चित ही हमारी मदद करेगा तापमान को ऊंचा करने में, जड़ क्षेत्र का तापमान ऊंचा करने में। जी जी। जड़ क्षेत्र का तापमान बहुत जरूरी है। आप देखते हैं आपके जूते में सर्दियों में अगर ठंड लग रही होगी तो आपको जूते की महत्व नहीं पता चलता, और अगर गर्मियों में बहुत गर्म हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे इसको भी निकालो, कोई फायदा नहीं है। तो जड़ क्षेत्र में, पौधे की जड़ क्षेत्र में गर्मी बनाए रखना आवश्यक है। कभी कभी ऐसा लगता है ऊपर से देख के कि पानी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मित्रों, दोस्तों, ये जरूरी है कि हम उस मिट्टी को खुरच के कर देख ले, क्योंकि अक्सर जड़ में तक पानी नहीं जाता है और हम ऊपर से ही संतोष मान लेते हैं। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम कहेंगे कि फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज चलेगी बात फूलों की, और ये फूलों की बात चलती रही। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे, बात फूलों की। कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता थे शिव नंदन लाल।